तो लास्ट क्लास आपको ध्यान होगा हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इंडक्टर के केस में देख लिया था और रजिस्टर के केस में देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग कैपेसिटर के केस का पूरा एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैपेसिटर के केस में जो करंट है वो लीड करता है कि लैग करता है, और अगर लीड या लैग कर रहा है तो कितने एंगल से लीड या लैग कर रहा है। ये कैपेसिटर के लिए हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो लिखिए, ऑल्टरनेटिंग सोर्स connected to a capacitor C, alternating source connected to a capacitor C, connected to a capacitor C, ये इस प्रकार से आप उसके नीचे connected to a capacitor C having EMF V is equal to V naught sin omega t, having EMF V is equal to V naught sin omega t। और इस तरह का सर्किट जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर ही प्रेजेंट हुआ एज वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इसको क्या कहते हैं? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अब जो वोल्टेज आपको अप्लाई किया गया था वो कितना था? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो लिखे हैं उसके नीचे, the alternating voltage applied across a capacitor, the alternating voltage applied across a capacitor is given by V is equal to V naught sin omega t, V is equal to V naught sin omega t। तो आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज V is equal to V naught sin omega t अप्लाई किया है, फुल स्टॉप। उसके नीचे लिखिए, लेट Q बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t, लेट Q बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर at any instant t, at any instant t, किसी भी एक टाइम पीरियड में उसके ऊपर जो चार्ज है उसको Q। और आप जानते हैं Vc जो है वो किसके बराबर होता है? Q बाई C के बराबर। वोल्टेज जो है वो किसके बराबर होता है? Q बाई C के बराबर। यहाँ से जब आप Q निकालिएगा तो क्या लिखेंगे? Vc के बराबर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। Q इज इक्वल टू किसके बराबर? Vc के बराबर। यहाँ तक कोई डाउट? अब इस V के जगह पर कैन आई राइट V नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगली स्लाइड पर जाते हैं और Q इज इक्वल टू Vc में V के जगह पर मैं लिख रहा हूँ V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू C। Q क्या लिखा जा सकता है? V नॉट V बाई C लिखे थे क्या? Q इज इक्वल टू सही लिखा हुआ है ना? V नॉट इंटू C इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी। डन? यहाँ तक पहुंच गए। आप जानते हैं करंट जो होता है वो dq बाई dt के बराबर होता है। तो करंट इस Q के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पहले यहाँ पर आप लिखिए करंट I इज इक्वल टू होता है Q बाई T के बराबर। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो चार्ज है उसको अगर मैं Q लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? I dt लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो यहाँ पर मैं इसे I dt लिख देता हूँ। Q कैन बी रिटन एज I dt। तो Q की जगह पर आप क्या लिख दीजिए? I dt। और ये क्या हो गया? V
वी नॉट इंटू सी साइन ओमेगा टी, ये आई डी टी आ गया। अब इस जगह में या तो ये कीजिए और नहीं तो Q के जगह पर आप चाहते तो इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते थे ताकि दोनों साइड क्या हो जाए, आप डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट जो भी आपका फंक्शन आएगा वो कर सकते हैं। तो एनीवेज आपको यहाँ पे क्या देखना, I इज इक्वल टू, अब ये dt है, इसको आप इस साइड दूसरे साइड लेके आ जाइए, किस साइड लेके आ जाइए, इधर, तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो इसको आप v नॉट c d sin थीटा d sin ओमेगा t बाई क्या लिख दीजिए, dt लिख दीजिए। I इज इक्वल टू v नॉट c, इसको बताइए डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, sin ओमेगा t dt का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, ये स्मॉल ने चेंज बताया एक्चुअली, आई डी टी ने ऐसे ऐसे लिखी है, रुकिए ठीक है हम इसको सही कर दें, नहीं ठीक है, यहाँ पर देखिए आपने आई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। अब क्या किया, आई के जगह पर ये जो क्यू है उसको हम वहां पुट कर दिए, क्या पुट किए, वी नॉट सी साइन ओमेगा टी, और नीचे क्या आ गया, डी टी आ गया। अब यहाँ से आई जो है वो क्या आ जाएगा, वी नॉट सी आया, और क्या बच गया, डी ऑफ साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी। नहीं समझे, एक ही बात है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगले ये में जाते हैं, अगले स्लाइड में। अब करंट तो आई ही रह गया, ये आ गया वी नॉट इंटू सी, इसका डिफरेंशिएशन क्या बताए, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, I इज इक्वल टू वी नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और जब आप इसको साइन के टर्म्स में लिखिएगा, अच्छा इसको देखिए तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ओ वी नॉट ओ सी ओमेगा को 1 अपॉन ओमेगा सी ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो लिख सकते हैं ना। और इसको जब आप साइन के टर्म्स में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, वी नॉट बाई, अब ना 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको मैं क्या मान रहा हूँ, एक्स सी मान रहा हूँ, वेयर एक्स सी इज व्हाट, वेयर एक्स सी इज व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, और इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे वहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस था, यहाँ पे क्या आ गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और इसके जगह एक्स लिखा और यहाँ क्या लिख दीजिए, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और आई इज इक्वल टू, इसके जगह पर मैं आई नॉट लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वेयर आई नॉट किसके बराबर है, वी नॉट बाई एक्स सी के बराबर। और यहां से हमें क्या पता चला कि जो आपका करंट है, जो आपका करंट आया है, जो आपका करंट है वो किसके बराबर आया है, वो जो वोल्टेज है उससे पाई बाई 2 क्या चल रहा है, लीड कर रहा है, लैग कर रहा है। प्लस पाई बाई 2 रहता है तो लीडिंग होता है कि लैगिंग होता है, आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब प्लस रहता है तो वो लीड करता है, क्या करता है, लीड करता है, यानी करंट इज लीडिंग, करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। डन, उसको डिफरेंशिएट किया है, हाँ डिफरेंशिएट किया, ये सबको अच्छे से लिख लीजिए, लिख चुके, चलिए डन, बढ़े आगे। यहां से क्या कंक्लूड हुआ, यहां से आपने दो बातें कंक्लूड की, दोनों के फंक्शन को लिख लेते हैं तो कंक्लूजन आसान हो जाएगा। एक है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आफ्टर डेरिवेशन आपका करंट क्या निकल के आया,
करंट निकल के आया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यही निकल के आया। तो इस हिसाब से जब आप इसको लिखते हैं तो यहाँ पर आप क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं? फ्रॉम द अबव टू इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट द करंट in the capacitive circuit, the current in the capacitive circuit is leading voltage, is leading voltage by an angle what? By an angle pi by 2, by an angle of pi by 2, या और के फॉर्म में और आप क्या लिख सकते हैं? The voltage is lagging current is lagging current by an angle of pi by 2। ये दो बातें हम लोग यहाँ से क्लियरली कंक्लूड कर पा रहे हैं। वो जो आप लिखे ना ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, और एक ही बात है। अरे ए प्लस बी लिखिए, बी प्लस ए लिखिए, अलग अलग थोड़ी है, दोनों तो थीटा ही है। तो हम लोग पढ़ते हैं 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, तो माइनस के केस में तो थोड़ा संभल कर लिखना होगा, प्लस के केस में क्या फर्क पड़ता है कि 90 प्लस थीटा लिखा है कि थीटा प्लस 90 लिखा है, तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े। ये अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है? हम लोग का ग्राफ बनाना, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये ग्राफ जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस केस में थोड़ा सा ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये आपका वोल्टेज है जो कि इस प्रकार से ऐसा बना हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन वोल्टेज का है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसकी जो पीक वैल्यू है वो पीक वैल्यू को आप क्या कहते हैं? इसे ओनली कॉल्ड एज V नॉट, इसी को आप क्या कहते हैं? V नॉट। लेकिन जब आप इसका करंट बनाइएगा तो करंट जो है वो यहाँ से कितना पहले से स्टार्ट होगा? ये पाई बाई 2 पहले से स्टार्ट, करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। जब ये स्टार्ट होने वाला होगा तभी ऑलरेडी पाई बाई 2 एंगल चल लिया होगा, और फिर इस प्रकार से ये ऐसा आया होगा, और ये जो इसका पीक है, इसका जो पीक है, इसका जो पीक है वो यहाँ पर आई नॉट बना होगा, और क्लियरली आप देख सकते हैं कि V नॉट जो है वो बड़ा होगा आई नॉट से। उसका रीजन है कि आपने थोड़ी देर पहले लिखा था आई नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई एक्स सी, और अगर किसी चीज से आप इसको डिवाइड दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आई जो है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और ये किसका फंक्शन आया? ये फंक्शन आया आपका आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का। तो ये इसका वेव फॉर्म, और ये क्या है? करंट या वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो मेरे ख्याल से ये तो अब आप लोग खुद ही से भी समझने लग गए हैं कि कैसे बनाते हैं ग्राफ को। डन? और लगे हाँ तो अब हम लोग को इसका फेजर डायग्राम बना लेना है। तो ये बना लिए, तो आगे बढ़े। ये करंट और वोल्टेज वर्सेस टाइम का एक साथ ही ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब आप इसका फेजर देखिएगा तो इसका जो फेजर है वो भी कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर ये इस प्रकार से वोल्टेज तो जस का तस ऐसा ही है जैसा बना हुआ है, ये V नॉट, और ये जो एंगल है वो कितना है? ओमेगा टी है। और जब यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? इन केस ये अब पूरा एंगल कितना हो गया? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और ये क्या है? ये आई नॉट है। तो अब हम लोग को इसका कंपोनेंट लेना है। तो जो आप इसका कंपोनेंट लीजिएगा तो ये पूरा एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एंगल जो है ये है दिस, ठीक है। तो इस
इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर वाला जो इसको दर्शाएगा, इसको यहाँ तक, तो ये होगा V नॉट, ये आएगा V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो आएगा इसी तरह, तो वो कितना होगा, वो होगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और ये आपका क्या बन गया, फेजर डायग्राम। ठीक है, तो वो किसका कम होगी बराबर ये इसका कंपोनेंट लिए इधर आएगा तो साइन और इधर कॉस, ये 90 ओमेगा टी, तो ये भी ओमेगा टी हो जाएगा, तो इसका उधर वाला कंपोनेंट नहीं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट? एग्जाम में यही तीनों में से कोई एक आता है, पूछा जाता है, बताओ कैसे बनेगा, बड़े आगे। अब हेडिंग आ गई, कैपेसिटिव, हेडिंग आ रही है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, उसी XC को अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, द रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन offered by the capacitor in the path of flow of current is called capacitive reactance, is called capacitive reactance, is called capacitive reactance। इसको XC से पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यूनिट ऑफ XC इज, वापस ये भी क्या होगा, ओम ही होगा। उसका कारण क्या है कि चाहे कुछ भी हो, है तो ये क्या, रेजिस्टेंस ही। अब XC को आप लिखते कैसे हैं, तो आपने लिखा 1/ओमेगा C के बराबर, XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। तो ये इसका एक फॉर्मूला बन गया, इसको भी आप डब्बे में बंद कर लीजिए कि XC किसके बराबर होता है, 1/ओमेगा C के बराबर होता है। डन। और जब आप ओमेगा की जगह और क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा की जगह पे फ्रीक्वेंसी पुट करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पाई म्यू C। तो ये दो इसके क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। एक हो गया 1/ओमेगा C और एक हो गया 1, वेयर इन इंडिया, वेयर दिस इज फ्रीक्वेंसी इन इंडिया, दिस इज फ्रीक्वेंसी इन इंडिया। अगर डेवलप्ड कंट्री में होगा तो अलग होगा, पर यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 50 हर्ट्ज के बराबर। बढ़े आगे, तो यहाँ से जब आप आगे बढ़ रहे हैं, XC जो है इसको आप 1/ओमेगा C तो लिख ही सकते थे, XC को 1/2 पाई म्यू C तो आपने लिखा ही, XC को आप 1/100 पाई C भी लिख सकते हैं, और X इज इक्वल टू 1/314 C ऐसा भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये सब, ये सारा का सारा क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स, दिस इज ऑल different forms, different forms of defining XC। XC को आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। 314 कैसे आया, पाई का वैल्यू आपने डाल दिया 3.14 और 100 था ही वहां पे, कट फिट गया और आपका काम बन गया। जब आप
ग्राफ बनाते हैं किसके किसके बीच में, जब आप ग्राफ बनाते हैं किसके किसके बीच में, एक्सी वर्सेस, लिखिए ग्राफ बिटवीन एक्ससी वर्सेस ग्राफ बिटवीन एक्ससी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। इसका ग्राफ बनाइएगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये आपका एक्सी और ये फ्रीक्वेंसी, ग्राफ कैसा होगा बोलिए, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये ग्राफ भी आप उधर ही दिखा दीजिए। डन। बनाइए, बढ़े आगे, लिखिए बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन एसी एंड डीसी। सिंपली हेडिंग डालिए, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है अलग अलग। वहां पर याद है इंडक्टर के केस में क्या बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक जैसा बताया था, याद होगा, कहा था ये डीसी को तो अलाउ करेगा, तो ये बीचों बीच निकल जाएगा डीसी, लेकिन एसी को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि एसी जब आएगा तो इसमें वो क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। ऐसे एक ट्रिक बताया था, याद करने। तो ये तो किसके लिए बताया था, किसके लिए बताया था, इंडक्टर के लिए। अभी पहले ट्रिक बता देता हूँ, फिर डेरिवेशन कर लेंगे। अब ये हमारे पास कौन है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर को देखिए, अगर डीसी जाएगा तो दीवार मिला टकरा जाएगा, तो डीसी को अलाउ नहीं करेगा, लेकिन एसी देखिए ऐसा बीचों बीच होके निकल जाएगा, तो ये एसी को क्या कर देगा, अलाउ कर देगा। समझ में आया, याद रखने के लिए कि कैपेसिटर डीसी को अलाउ नहीं करता, एसी को अलाउ करता है, ये याद रखने के लिए। ठीक है, एग्जाम में ऐसा फोटो बंद बना दीजिएगा, तो टीचर बोलेगा वाह बेटा बढ़िया मास्टर से पढ़े कि क्या बताया, बोले दीवार है टकरा जाएगा और वो बीच में से भाग हो जाएगा। देखिए इन एसी अल्टरनेटिंग करंट, तो ये अल्टरनेटिंग करंट जब आप उसके से उसको पास कराना चाहेंगे तो क्या होगा, एक्ससी जो होता है 1/ओमेगा सी, या एक्ससी जो है वो 1/2 पाई म्यू सी के बराबर है। म्यू का वैल्यू हमारे यहाँ कितना हर्ज है, 50 हर्ज, जिसकी वजह से एक्ससी जो है 1/100 पाई सी लिखा जा सकता है। और जब हम लोग कैपेसिटर चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम पर आपको याद होगा कि सी की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, म्यू फैराड में लेते हैं। किसमें लेते हैं, म्यू फैराड में, 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर का। तो ये जो क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, ये काफी छोटी क्वांटिटी है। और एक्सी यानी रेजिस्टेंस अगर आपका छोटा होगा तो आपको कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस कम तो कंडक्टेंस ज्यादा, और कंडक्टेंस ज्यादा मतलब आप कंक्लूड क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर अलाउज AC to pass through it, तो ये कैपेसिटर जो है वो AC को क्या कर देता है, अलाउ कर देता है। ठीक, लेकिन बड़े आगे DC के केस में DC डायरेक्ट करंट में क्या होगा, जो म्यू है वो क्या हो जाता है, जो म्यू है वो क्या हो जाएगा, XC = 1/ओमेगा c, या XC = 1/2 पाई म्यू c। म्यू का वैल्यू DC के लिए, म्यू
Q का वैल्यू DC के लिए कितना होता है 0 हर्ट्ज होता है। कितना हर्ट्ज होता है 0 हर्ट्ज। XC is equal to 1/0, that is XC is equal to not equal to but 10 to infinity, is equal to infinity तो कुछ नहीं होता, but 10 to infinity हो सकता है। अगर XC यानी रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाए, रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाए तो कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, और कंडक्टिविटी कम हो गई मतलब डीसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, द कैपेसिटर डू नॉट allow DC to pass through it, do not allow the AC to pass through it। तो वो फोटो याद रह जाएगा, तो आप ये भी आसानी से लिख लेंगे कि किसको अलाउ करता है और किसको अलाउ नहीं करता है। डन। हेडिंग डालिए, पावर सप्लाइड टू अ कैपेसिटर। पावर, तो अब तीसरा टॉपिक हर एक यही सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं ना, आप देखे होंगे। पहले रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करते हैं, फिर उसका ग्राफ बनाते हैं, फिर उसका फेजर डायग्राम, फिर उसकी क्या वैल्यू है और अल्टीमेटली पावर। हर एक तीनों के लिए हमने यही पढ़ा है, तो अभी भी हम लोग वही कर रहे हैं। हेडिंग डालिए, पावर सप्लाइड टू अ कैपेसिटर। पावर सप्लाइड टू अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर को क्या पावर सप्लाई होता है जब वो एसी के साथ, एसी सोर्स के साथ जुड़ा होता है। तो लिखिए V इज इक्वल टू, आप दोनों जानते हैं V क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, और I किसके बराबर, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। पावर इज इक्वल टू आप जानते हैं किसके बराबर होता है, VI के बराबर। पावर इज इक्वल टू किसके बराबर, VI के बराबर। सेम जो लॉजिक से हम लोगों ने पहले किया था वही लॉजिक से अभी भी सॉल्व करेंगे। तो दोनों की वैल्यू आप क्या कीजिए, उसमें पुट कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। P इज इक्वल टू, मैं V नॉट और I नॉट को एक जगह ले लेता हूँ, ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी, और इसको तो मैं कॉस ओमेगा टी लिख ही सकता हूँ ना, दिस कैन बी रिटन एज कॉस ओमेगा टी। और आप जानते हैं कि इसको कुछ बढ़िया फॉर्मेट में लेने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अगले स्लाइड पर क्या मैं पावर को V नॉट इंटू आई नॉट बाई 2 कॉस थीटा साइन थीटा किसके बराबर, साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 ओमेगा टी के बराबर। और लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि जब हम लोग इसका क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाती थी, 0। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, 0 हो गई। 0 में कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगा तो पावर थ्रू कैपेसिटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, तो इसके नीचे कंक्लूड करके लिख लीजिए, इसके नीचे कंक्लूड करके लिख लीजिए, पावर थ्रू a purely capacitive circuit is equal to 0, तो तीनों का ही अगर कंक्लूजन लिखेंगे, अगर तीनों को ही, क्योंकि अब तो हम लोग ऑलमोस्ट वर्च पर आ गए हैं, तो सबका अगर तीनों का कंक्लूजन लिखिएगा तो P थ्रू अ रजिस्टर इज इक्वल टू किसके बराबर, IRMS होल स्क्वायर इंटू R के बराबर। P थ्रू एन इंडक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, 0, एंड P थ्रू अ कैपेसिटर इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, 0। ये कंक्लूजन लिखा जा सकता है क्या,
डिराइव किए थे ना, नहीं किए थे, तो इसको कंक्लूजन तीनों का एक साथ अगर चाहे लिखना तो लिख सकते हैं। कहाँ लिखिए कंक्लूजन, वही पता नहीं कहाँ से हो गया, इसको भी सेट करना होगा। चलो करना तो यहाँ से ठीक है। तो ये हमने कंक्लूड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जाके आपने क्या कर लिया, यहां पर जाके आपने क्या कर लिया, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को सॉल्व कर लिया। प्योरली रेजिस्टिव तो रेजिस्टिव है, लेकिन जब आप प्योरली इंडक्टिव बोलते हैं तो एक्चुअली वो एलआर सर्किट है, और प्योरली कैपेसिटिव बोलते हैं तो एक्चुअली वो सीआर सर्किट है या आरसी सर्किट है। क्योंकि प्योरली कैपेसिटिव तो संभव नहीं है, तार से तो आप उसको जोड़िएगा तो रास्ता में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, तो प्योरली रेजिस्टिव प्योरली कैपेसिटिव जैसा कुछ नहीं होता। आरसी सर्किट या सीआर सर्किट बोलिए और एल सर्किट या एलआर सर्किट बोलिए, बात एक ही है। हेडिंग डालिए एसी वोल्टेज अप्लाइड। अब ये अब वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। हेडिंग डालिए ये तीनों में से 3 नंबर में कोई एक, चाहे ये प्रूफ करने आ जाए कि आप ये प्रूफ कीजिए कि जो करंट है वो π/2 एंगल से लीड कर रहा है और या करंट जो है वो π/2 एंगल से लैग कर रहा है। तो अगर इंडक्टिव सर्किट है तो π/2 एंगल से लैग करेगा और कैपेसिटिव सर्किट है तो π/2 एंगल से लीड करेगा। यही आता है। रजिस्टिव सर्किट कभी भी पूछा नहीं जाता है क्योंकि उसमें क्या ही है पूछने लायक, उसमें कुछ नहीं पूछेगा। जब भी आएगा तो 3 नंबर में ये सवाल आएगा कि आप ये प्रूफ करके दिखाइए कि करंट जो है वो π/2 से लीड कर रहा है या π/2 से लैग कर रहा है। अब हम लोग हेडिंग डालिए एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट, और यही एग्जाम में आता है 5 नंबर में। एसी वोल्टेज अप्लाइड, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज LCR सर्किट, टू अ सीरीज LCR सर्किट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडक्टर, कैपेसिटर and resistor all are connected in series to an AC source, और AC source क्या है? V is equal to V naught sin ओमेगा t। तो एक मिनट है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना होगा ताकि मैं इसके अंदर एक छोटा सा डायग्राम एक्चुअली बनता है, उसको भी यहीं पर दर्शा सकें। ठीक है, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसलिए कहा गया सीरीज LCR सर्किट। स्टेटमेंट में लिख दीजिए अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस L, a circuit containing inductance of pure inductor L, inductor of pure inductance L, capacitor of pure capacitance C, and resistor of resistance R. A circuit containing inductor of pure inductance L, capacitor of pure capacitance C, and resistor of pure resistance R, all connected in series across an AC supply, AC supply। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, किसके अक्रॉस? L के अक्रॉस, उसको VL बोल रहे हैं। C के अक्रॉस जो होगा उसको VC बोल रहे हैं, और R के अक्रॉस जो होगा उसको VR बोल रहे हैं। ये तो पहली बात। दूसरी बात, बहुत ध्यान से देखिएगा तो ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ जाएगा।
करंट को एक कलर से पकड़ते हैं और वोल्टेज को एक कलर से पकड़ते हैं। ये आपका करंट है इसके केस में, इसके केस में ये आपका करंट है और इसके केस में ये आपका करंट है। तीनों का करंट ऐसा है। पर जब आप वोल्टेज की बात करेंगे, इन केस ऑफ एल, भी जो है वो क्या करता है, लीड करता है बाय एन एंगल 90 डिग्री। तो ये V है नहीं और ये I है। हाँ देखिए, I लैग करता है ना 90 डिग्री से, और यहाँ पर I लीड करेगा बाय एन एंगल। तो I जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और जो वोल्टेज है यहाँ के केस में, ये V और I दोनों ही सेम फेज में थे, तो कोई लीडिंग लैगिंग का चक्कर नहीं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए, ये वाले पॉइंट पर जाए। तो अभी जो हमने पढ़ा था वो इसी दिन के लिए पढ़ा था, ताकि जब हम LCR लिखें तो आपको ये समझ में आ जाए। वो जो हम पूरा अभी पढ़े 3 जो अलग अलग केसेस, वो इसी दिन के लिए पढ़ रहे थे, ताकि बस ये हम यहाँ पर ये जान पाएं कि अगर करंट को हमने एक डायरेक्शन में रखा है, जो कि डायरेक्शन फिक्स है करंट का, तो आप तीनों में वोल्टेज को दिखा सकें। इसी वोल्टेज को क्या मैं VL बोल सकता हूँ, इसी को मैं VC बोल सकता हूँ, इसी को क्या मैं VR बोल सकता हूँ। देखें करंट तो तीनों के अक्रॉस सेम ही होगा, क्योंकि इन सीरीज करंट रिमेंस सेम। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, बढ़े आगे, बढ़े आगे। अब ये जो आपने VC, VL और VR लिखा है, ये एक्चुअली किसके बराबर है, ये किसके बराबर है? क्या मैं इनको VL लिखा है तो I इंटू XL लिख सकता हूँ, इनको I इंटू XC लिख सकता हूँ, इसको I इंटू ओनली R लिख सकता हूँ क्या? I लिखिए या I नॉट लिखिए, नॉट लिख देते हैं। I नॉट इसलिए क्योंकि पीक करंट की बात हो रही है, चाहे आप I भी लिखिए, क्या फर्क पड़ता है, ये लिख लीजिए। अब इसके फेजर की ओर बढ़ते हैं। I लिखिए, I नॉट लिखिए, I नॉट इसलिए क्योंकि पीक वैल्यू पे ही हम लोग काम करते हैं, इसलिए पीक वैल्यू पे है, इसलिए I नॉट लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये I नॉट लिखिए, और इन सब जगहों पर भी आप क्या लिखा दीजिए, इसको I नॉट ही दिखाइए कि करंट और इसके बीच में ऐसा रिलेशन। ठीक है, बढ़े आगे। अब आप इसका फेजर बनाते हैं। अब हम लोग इसका क्या बनाते हैं, फेजर बनाते हैं। अब हम लोग इसका फेजर बनाएंगे, तो फेजर बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि कौन सा बड़ा होगा, VL और VC में कौन बड़ा होता है, ये मुझे पहले समझाइए कि VL और VC में बड़ा कौन होगा। क्यों? जहां रेजिस्टेंस ज्यादा, वहां का ड्रॉप भी क्या होता है, ज्यादा होता है। जहां का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, वहां का ड्रॉप भी क्या होता है, ज्यादा होता है। आपको पढ़ाया था कि एक्सेल जो है वो यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा। उसका कारण क्या है कि ये AC सप्लाई है, और आपको बताया था कि AC सप्लाई में क्या अलाउड नहीं है, AC अप्लाई नहीं है, बताए थे ना। इसका मतलब एक्सेल जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, XC से। एक्सेल मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सर्किट, तभी ना यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे अलाउड है। इस दोनों का अगर मैं I से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V से। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि VL इज ग्रेटर देन VC। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं इनका फेजर बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा फेजर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि
यहीं से सारा खेला अब होने वाला है। अब देखिए रजिस्टर के लिए एक कोई पेंट ले लेते हैं, मान लीजिए यही कलर रजिस्टर के लिए, तो रजिस्टर का करंट इसी दिशा में है, रजिस्टर का ही नहीं इंडक्टर का भी करंट इसी दिशा में है और उसका भी करंट इसी दिशा में है। तो ऐसा बनाते हैं कि ये भी तीनों कलर आपको दिखे, तीनों का करंट जो है वो एक ही दिशा में। ये कैसे हम लोग बना पाए, यहां से तीनों का करंट जो क्या था सेम दिशा में। अब जिस जिस कलर का जो लिए हैं उसी उसी कलर का उसका हम क्या बना रहे हैं, वोल्टेज बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बना दिए, VR बना दी, इस पर क्या बनाए, VL बनाए और इस पर क्या बनाए, VC बनाए। अच्छा यहाँ VL बड़ा बनाए और VC छोटा बनाए, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे? VL बड़ा बनाए और VC थोड़ा छोटा बनाए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम ये बात प्रूफ कर चुके हैं कि VL जो है वो VC से क्या होता है, बड़ा होता है। और जब कभी भी VL VC से बड़ा होगा, मैं कहूंगा कि किस तरह का सर्किट है, ये एक इंडक्टिव सर्किट है, माने इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है या डोमिनेटिंग सर्किट है, डोमिनेटिंग सर्किट है। अगर कहीं पर ऐसा हो जाए, अगर कहीं पर ऐसा हो जाए जहां पर VC बड़ा हो जाएगा VL से, तो उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव डोमिनेटिंग सर्किट। तो हम लोग जो अभी लिए वो इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है। अब ये सब तो वेक्टर ही है, वेक्टर है तो VL ऊपर है और VC नीचे है, तो क्या मैं इन दोनों को मिलाकर एक नया वेक्टर ऊपर बना सकता हूं जिसका वैल्यू होगा VL माइनस VC के बराबर होगा? कोई दिक्कत? VL ऊपर है VC नीचे है, VL में से VC घटा दीजिएगा तो एक नया वेक्टर बनेगा। VL ऊपर ये नीचे, अबे बड़ा माइनस छोटा होता है ना। अरे VL ऊपर है ना, अब VC अजूम की यही ना पढ़े यार अभी तुम तो 2 दिन से पढ़ क्या रहे हो, फिर तुम चलो अजूम कर लिए। अब यहां तक कोई डाउट? अब बाकी सारे वेक्टर को मैं चाहूं तो मिटा सकता हूं, पर मैं नहीं मिटा रहा, लेकिन अब आपको देखना है कोई तीसरे रंग से। ये एक वेक्टर है और ये VR एक वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ एक वेक्टर होगा ना, और रिजल्टेंट, अब ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो कुछ तो एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, बनेगा ना। यही रिजल्टेंट वेक्टर आपका वोल्टेज होगा अक्रॉस LCR, यही ना वोल्टेज होगा रिजल्टेंट वेक्टर जो LCR सर्किट के अक्रॉस आएगा। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू VL, V इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं, VR होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, यही वो वेक्टर होगा बस। अब ये जो V वेक्टर है इसको VR को आप क्या लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, I नॉट होल स्क्वायर इनटू, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा कर देते हैं, I नॉट R का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखे थे, I नॉट XL का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी बड़ी ब्रैकेट माइनस I नॉट XC का होल स्क्वायर, मतलब बड़ी ब्रैकेट का होल स्क्वायर। इस पूरे में से I नॉट बाहर निकाल सकते हैं क्या, I नॉट होल स्क्वायर तो सब जगह से आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा देखिए, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और यहाँ से V पाई I नॉट कैन बी रिटन एज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और वोल्टेज बाई करंट, वोल्टेज बाई करंट, वही मैं अब Z बोल रहा हूँ,
और Z इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन LCR सर्किट। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इसको? इम्पीडेंस। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन LCR सर्किट इज नोन एज इम्पीडेंस। तो ये आपने Z मान लिया, जो कि Z एक्चुअली किसके बराबर है? V बाई I नॉट। तो इसको भी नॉट लगा दे रहे हैं ऐसे, मतलब पीक वैल्यू हो जाएगा, ऊपर पीक है तो ये भी पीक होगा। और इसको क्या लिख दिया? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और ये क्या बन गया? इस पूरे कार्यक्रम का लेखा जोखा। यही पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, बस ये यही एक्सप्रेशन विथ दैट डायग्राम। और अभी हमारा वो ग्राफिकल डायग्राम बनाना बाकी है। अभी ग्राफ वाला डायग्राम नहीं बनाया हूँ, पर फेजर तो समझ में आ गया। फेजर को मैं वो कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ फेजर कैसे रिजल्टेंट निकाले होंगे हम लोग। तो ये आपका ये, और ये जो है वो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। equals to this. उसको जड़ा करने से अच्छा सवाल को सही कर लिया जाए। यही आपका V है, इसी V को हम लोग निकाले हैं अभी। डन। लिखिए where Z is, इसको भी ना आप V नॉट कर लीजिए, इसको V नॉट ही कर लीजिए, ताकि आप ये V नॉट कर लीजिए, ताकि वहां पे पीक बाई पीक आ जाएगा। ये सब जगह पे इसको V नॉट कर लीजिए, V नॉट हो जाएगा। लिखिए where Z is equal to V नॉट by I नॉट, where Z is equal to V नॉट by I नॉट, where Z is equal to V naught by I naught is called as impedance of a series LCR circuit. Impedance, IMPEDANCE, impedance। Z जो है वो क्या आ गया? impedance आ गया, impedance ऑफ द सर्किट। और ये जो impedance है, ये Z इज इक्वल टू, इसका दो फॉर्मूला, V नॉट बाई R नॉट विच इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और अगर ये कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग सर्किट होता तो यहाँ क्या लिख देते? XC माइनस XL। तो क्वेश्चन में अच्छे से पढ़िएगा कि वो इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है कि कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट है। जिस तरह का डोमिनेशन होगा उसके हिसाब से आप स्क्वायर हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू निकाल लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए Z। अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिख लिए, व्हाट इज इंपेडेंस, राइट? इंपेडेंस मींस, ये क्या है? इज कॉल्ड इंपेडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। उसी के नीचे आप लिख दीजिए इंपेडेंस मींस द इफेक्टिव ऑपोजिशन। Impedance means the effective opposition offered by an LCR circuit when alternating current flows through it, when alternating current flows through it। बढ़े आगे, यहाँ ध्यान से देखें। अब मेरा इंपेडेंस जो है वो क्या आ गया? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखिए इधर जरा, Z इज इक्वल टू, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? R स्क्वायर प्लस XL की जगह पे ओमेगा L माइनस XC की जगह पे 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये भी एक इसका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है, जहां पर आप XL और XC को उसके वैल्यू से क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। अब चूंकि आपने V नॉट का एक वेक्टर निकाला है, हेलो, V नॉट एक वेक्टर निकाला है, तो ऑब्वियसली ये कुछ एंगल जरूर बना रहा होगा। हमारा अगला काम क्या है? ये पता करना कि ये क्या एंगल बना रहा है। तो अगर ये V है यहाँ वेक्टर, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल भी बनाता होगा, उस एंगल को निकालना हमारा नेक्स्ट काम है। तो हम लोग अब उस एंगल की ओर बढ़ रहे हैं।
उस एंगल को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर वो इम्पीडेंस ट्रायंगल, उसको क्या बुलाते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल बुलाते हैं। तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल बना लिए। यहाँ पर इस वेक्टर को आप क्या बुलाए थे, V0 बुलाए थे। ये क्या था, VL माइनस VC के बराबर था, और ये क्या था, VR था। और इस एंगल को आपने क्या माना है, फाई माना है। तो यहाँ से जब आप tan फाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan फाई, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस VL माइनस VC होल डिवाइडेड बाई VR। अब इनके वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस जब आप करिएगा तो यहाँ लिखिएगा I0 इंटू XL माइनस I0 इंटू XC होल डिवाइडेड बाई I0 इंटू R। आपको अपने आंखों से दिख रहा होगा कि मैं ऊपर नीचे I0 को क्या कर सकता हूँ, कैंसल आउट कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या बचेगा, XL माइनस XC बाई R बच जाएगा। ये एक फॉर्मूला बन गया tan फाई का। अब अगर अगले स्टेप पर मुझे फाई निकालना पड़ जाए तो फाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। फाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तुम छोटू अकेले कैसे रह गए। हाँ, तो यहाँ से जब हम लोग फाई लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स XL माइनस XC होल डिवाइडेड बाई R। और ये आपका फाई भी निकल कर आ गया। और ये इसको जब आप ये tan फाई को जब आप अपना रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इस tan फाई को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जो ये एक्चुअली वोल्टेज के टर्म्स में है, पर ये वोल्टेज के टर्म्स में अगर नहीं लिख के अगर आप Z के टर्म्स में लिखेंगे तो ही आप इसको क्या बुलाते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल बुलाते हैं। तो ही आप इसको क्या बुलाते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्योंकि ये अब Z हो जाएगा, ये हो जाएगा XL माइनस XC के बराबर, और ये किसके बराबर, R के बराबर, और ये किसके बराबर, फाई के बराबर। दिस ट्रायंगल इज एक्चुअली कॉल्ड एज इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल एग्जाम में अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल करके अगर कुछ सवाल आया तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना, इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, पढ़े आगे। यही इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल नहीं है एक्चुअली, यहीं से ही इसका डेरिवेशन हुआ है। तो देखा जाए तो वोल्टेज से ही हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो लेकिन इम्पीडेंस का टर्म तो यहाँ पर है ना, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल में जब आप शो करिएगा तो Z के टर्म्स में ही आएगा। तो इम्पीडेंस जहाँ रहेगा वही ना इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल नहीं है, ये तो वोल्टेज के टर्म्स में दिया है, पर यहीं से डिराइव होकर इम्पीडेंस ट्रायंगल आया है। डन, बढ़े आगे। अब अगर मैं वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ बनाऊं, क्योंकि ग्राफ हम लोग नहीं बनाए, तो ग्राफ जो है वो कैसा दिखेगा। तो वोल्टेज आपने क्या लिया था, V0 sin ओमेगा t, क्या लिए थे, ये लिए थे V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। और जो करंट है वो अब आया कितना, तो करंट आपका आ गया है, करंट कितना आया है, ध्यान हुआ है, करंट कितना आया है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव पॉजिटिव आया है, यानी जो आपका करंट है वो लीड कर रहा है। वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अब कितने एंगल से लीड कर रहा है, तो मुझे नहीं पता, सम एंगल फाइव से लीड कर रहा है। और वो ग्राफ आपका कैसा बन जाएगा, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया क्या नीचे वाला, ये ग्राफ आपका ऐसा बना। और ये जो सेकंड वाला बना है ये किसका ग्राफ है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये आपका करंट वर्सेस वोल्टेज और टाइम का ग्राफ है। एग्जाम में ये और वो जो पीछे ग्राफ वाला बताया, तो मैंने पढ़ाने के लिए इतने सारे एरो बनाए थे, आपको समझाना नहीं ना एग्जामिनर को, आप वहां पे बस 3 ही ग्राफ बनाइए, मैंने 3 ही एरो दिखाइए, मैंने टोटल 4 एरो आपके फोटो में होगा। एक होगा VL, एक होगा VC और एक होगा VR। एक करंट तीनों दिखाने का जरूरत नहीं है, तो हम पढ़ा रहे थे आपको इसलिए दिखाए। तो एग्जाम में ये तीनों करंट मत दिखाइएगा, खत्म। फिर एक वेक्टर दिखाइएगा VL माइनस VC से, और चौथा वेक्टर होगा VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट।
ये करंट का तीनों जो बनाए हैं ये आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं, तो नोन है कि करंट तीनों एक ही डायरेक्शन में आपने लिया हुआ है। और कैसे पता चला लिया हुआ है, तो ठीक इसके ऊपर वाले उसमें आपने दिखाया है लेकर कि इस तरह से आपने तीनों करंट को एक ही दिशा में लिया हुआ है। तो ये दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी आप बता चुके, ग्राफ में दिखाने की जरूरत नहीं। बढ़े आगे। अब आगे देखिए स्पेशल केसेस, राइट, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या क्या है? केस नंबर 1, राइट, केस नंबर 1 पहला केस है व्हेन एक्सएल जो है वो किसके बराबर आ जाए, एक्सी के बराबर। एक्सएल किसके बराबर आ जाए, एक्सी के बराबर। हो सकता है कोई ऐसा स्पेशल सर्किट हो जहां एक्सएल एक्सी बराबर हो जाए। एक्सएल एक्सी बराबर होगा तो मैं कह सकता हूं ना कि ओमेगा एल किसके बराबर हो गया, ओमेगा एल बराबर हो गया 1/, ओमेगा सी के बराबर हो गया। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहले z के बारे में सोचते हैं, तो z का फॉर्मूला है r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों टर्म बराबर हो जाएंगे तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, और आपका जो z है वो कितना निकल के आ गया, √r², जो कि r के बराबर, यानी z क्या हो गया, r हो गया। यानी जब जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। द एसी सर्किट, द एसी सर्किट will behave as a purely resistive circuit, purely resistive circuit। तो ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। डन। इस केस में इंपीडेंस मिनिमम हो गया, जिसका स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर। अब ये समथिंग वाला पूरा ही टर्म खत्म हो गया तो इंपीडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम। यानी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में जो इंपीडेंस होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, इंपीडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, एग्जाम में अगर पूछेगा कि कब एसी एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम होता है, तो उसका आंसर होगा जब एक्सएल किसके बराबर होता है, एक्सी के बराबर। इंपीडेंस becomes minimum इंपीडेंस क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। इंपीडेंस क्या हो गया, मिनिमम हो गया। डन, इंपीडेंस हो गया मिनिमम, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तीसरा पॉइंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज independent of frequency of AC circuit, frequency of AC supply। क्योंकि ये प्योरली रेजिस्टिव है, जब आप कैपेसिटिव या इंडक्टिव होंगे तब ना 2 पाई म्यू का टर्म आएगा, और म्यू मतलब वहां पर आप, यहाँ तो वो सब का झमेला ही खत्म हो गया, क्योंकि प्योरली क्या हो गया, रेजिस्टिव हो गया। तो केस 1 यहाँ पे खत्म। इसमें एक और चीज है, आप थोड़ा और इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक और चीज यहाँ से क्या देख सकते हैं, tan phi इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, XL माइनस XC बाई R। ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0, यानी tan phi क्या हो गया, 0 हो गया। यानी phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 भी मेरे ख्याल से क्या होता है, 0 होता है। यहां से हमें एक और चीज क्या कंफर्म हो गया कि जो करंट का डायरेक्शन था वही डायरेक्शन किसका निकल कर आ गया, VR का निकल के आया, क्योंकि इन दोनों के एंगल क्या हो गया, 0 हो गया, हुआ ना। तो फर्दर थोड़ा सा और एक्सटेंशन हम लोग पढ़ लिए इसका, कि इससे ये भी कंक्लूड, ये तो पढ़े हुए थे पर अभी हमने उसको क्या कर लिया, फर्दर प्रूव भी कर लिया कि हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल 100% सही हो गई। इससे आपका पहला केस क्या हो गया, समाप्त हो गया। केस नंबर 2, बड़े आगे, केस नंबर 2, व्हेन
केस नंबर 2 व्हेन, अब दो ही चीजें होंगी, एक्सएल या तो बड़ा होगा एक्सी नहीं तो छोटा होगा। तो सेकंड लिखा है व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि ओमेगा एल जो है ये बड़ा है 1/ओमेगा सी से। ऐसा अगर है तो उसका क्या मतलब है? तो z जब आप लिखेंगे तो अब आप जो z लिखिएगा वो लिखिएगा r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि ये क्या होगा, कुछ एक वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव निकल के आएगी। अब tan फाई की बात करते हैं, तो tan फाई जब आप लिखिएगा तो tan फाई होता है एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर के बराबर, और एक्सएल माइनस एक्सी ये क्वांटिटी क्या है, अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, तो आप कह सकते हैं कि आपका फाई भी जो यहाँ से क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फाई पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? फाई पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपका जो वोल्टेज है वो ऊपर की ओर है। वोल्टेज ऊपर की ओर है मतलब जो वोल्टेज है वो करंट को क्या करेगा, लीड करेगा। और कब वोल्टेज करंट को लीड कर रहा था? वोल्टेज करंट को लीड कब कर रहा था? इंडक्टिव सर्किट में। तो ऑब्वियसली जब आप कह ही रहे हैं कि एक्सएल एक्सी से बड़ा है तो ओमेगा एल इससे बड़ा है, तो यानी ये कौन सा सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है। तो यहाँ से क्या कंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ से कुछ कंक्लूजन किए। पॉजिटिव है तो वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो उसमें तो कैपेसिटी समझिए V इधर I इधर पॉजिटिव क्वाड्रेंट नहीं दे पाऊंगा। पॉजिटिव मतलब आपका यहाँ करंट था, ये करंट आई, वोल्टेज इधर, ये कुछ एंगल से भागा हुआ है, तो कहां पर वोल्टेज लीड करता है? खाली यहाँ पर तो कैपेसिटर नहीं है, माने प्योरली इंडक्टिव नहीं है ना कि 90 डिग्री से लीड कर लेगा। प्योरली इंडक्टिव रहता तब कहते हैं कि करंट से पूरा 90 डिग्री वो आगे रहता है। यहाँ तो पूरा 90 डिग्री नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ कंपोनेंट तो इसका भी है, तो इसको कुछ तो रिड्यूस करेगा, पर पॉजिटिव तो रहेगा, ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा। तो वही बात को लिख लीजिए यहाँ पे, राइट। This means the voltage leads the current by an angle of, this means the voltage leads the current by an angle of phi, by an angle of phi। तो phi से वो क्या कर रहा है, उसको लीड कर रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इट इज नोन एज इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। इट इज नोन एज इंडक्टेंस डोमिनेटिंग सर्किट। बताए भी थे आपको सर, क्लियर हो भी गया यहाँ के डेरिवेशन से। बढ़े आगे, केस 3। व्हाट इज केस 3? व्हेन, अब ये लास्ट केस है, जो XC है वो क्या हो जाए, XL से बड़ा हो, जिसका तात्पर्य है कि 1/ओमेगा C बड़ा हो जाए ओमेगा L से। अगर ऐसा हुआ तो Z जो है वो क्या लिख सकते हैं आप, अब इसको लिखिएगा R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर लिख देते हैं। एक ऊपर XL होगा, XC कहाँ पर? ये हो जाएगा L, ठीक है। और tan फाई जब आप लिखेंगे तो tan फाई लिखेंगे XL माइनस XC बाई R, और अब ये क्वांटिटी क्लियरली क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो यहाँ से क्या पता चला, फाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। फाई नेगेटिव होने का मतलब है कि फेज क्या हो गया, फेज डिफरेंस नेगेटिव हो गया। नेगेटिव कब होता है, जब करंट के पीछे कौन चले, वोल्टेज चले। यानी करंट अगर यहाँ चल रहा है तो वोल्टेज उसके पीछे भाग रहा होगा, कितने एंगल से भाग रहा होगा,
फाई एंगल से भाग रहा होगा। कब करंट वोल्टेज के पीछे भागता है? कैपेसिटिव सर्किट में। तो यहां पर आप लिख सकते हैं दिस मीन्स the voltage is lagging current by an angle phi और जब लैग होता है तो हम कहते हैं इट इज capacitance dominating circuit, capacitance dominating circuit. Done? ठीक है, यहां तक हो जाओ। हो गया ना आपका? उसको कॉल में बोल देते हैं 1 मिनट। पावर नहीं पढ़ोगे लास्ट टाइम तो पावर नहीं, आप पढ़ाइए, हम कॉल में बोल देते हैं, वो लेट करेगा बनाना। हम कॉल में हाँ। बोल देते हैं। पावर इन हेडिंग ना पावर इन एंड एसी पावर इन एंड सीरीज LCR सर्किट, पावर इन एंड सीरीज LCR सर्किट। तो इसी सीक्वेंस में आपने पढ़ा भी है ना पूरे चैप्टर कि आप सबसे पहले उसके सर्किट को पढ़े, करंट और उसका रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए, फिर फेजर डायग्राम बनाए, फिर ग्राफ बनाए, फिर आपने पावर के बारे में पढ़ा, ऐसा पूरा। तो इम्पीडेंस, उसमें रिएक्टेंस पढ़े थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक में पढ़े कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक में पढ़े इम्पीडेंस, अभी पढ़ रहे हैं पावर। तो पावर का पहले जब आप लोगों का ओल्ड सिलेबस हुआ करता था तब पावर का इसका डेरिवेशन आता था, जो कि काफी लंबा डेरिवेशन होता था। वैसे गलती हमसे इस साल भी हो गई, किसी का भी पावर का डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। बस इतना ही पता करना था, जो कंक्लूजन लास्ट में नहीं लिखे थे वही बस आपको बताना था, पर ध्यान नहीं रहा। कल जब सिलेबस देख रहा था तो याद आया, कि बुक देख रहा था तो याद आया यार ये डेरिवेशन तो है नहीं आप लोगों के सिलेबस में। तो अभी हम लोग को इसका डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ इसका एक्सप्रेशन लिखना है, और एक्सप्रेशन लिख के हम लोग डायरेक्टली कुछ उससे इंपॉर्टेंट टर्म्स, पैरेलल भी होता है ना? हाँ पैरेलल होता है इसका? सीरीज ही पढ़ना है। पैरेलल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, वो संभालना मुश्किल हो जाए। तो पैरेलल हम लोग को सिर्फ सीरीज पढ़ना होता तो होगा ही, कैसे नहीं होगा, जब सीरीज है तो पैरेलल भी होगा। हम लोग को खाली सीरीज LCR पढ़ना। डन, लिखिए पावर इन एन AC सर्किट, और वहीं पर एक टर्म आएगा पावर फैक्टर। तो अल्टीमेटली ये टॉपिक हम लोग पढ़ ही रहे हैं इसके लिए, ताकि आप क्या निकाल सकें, पावर फैक्टर निकाल सकें। तो ये पावर फैक्टर हम लोग निकालना है इस टॉपिक में इसका भी सीखें। डेरिवेशन नहीं है। नहीं, पावर फैक्टर का है, पावर का नहीं है power। राइट। पावर dissipated in an AC circuit, power dissipated in an AC circuit is the product of RMS value of voltage and component of current in phase with RMS voltage, तो पावर जो यहाँ से आप सॉल्व करके लाएंगे वो आता है विद आरएमएस वोल्टेज। with RMS voltage V नॉट बाई, पूरा फॉर्मूला अगर देखिए तो ऐसा आता है V नॉट I नॉट cos 5 बाई 2। तो P पावर इज इक्वल टू
इसको लिख सकते हैं वी नॉट बाई रूट टू इंटू इसको लिखेंगे आई नॉट बाई रूट टू, इसको लिखेंगे कॉस फाइव और पावर p इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू कैन बी रिटन एज वी आर एम एस, आई नॉट बाई रूट टू कैन बी रिटन एज आई आर एम एस इंटू वॉट कॉस फाइव। तो पावर इज इक्वल टू होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव के, और यही क्या है आपका पावर का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर अभी आएंगे, पावर अभी सिर्फ पावर पे आए। पावर वेयर cos फाइव, where cos 5 is what power factor, where cos 5 is power factor। अब आप खुद से सोचिए, इम्पीडेंस ट्रायंगल आपको ध्यान होगा, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है, यहाँ पर Z था, यहाँ R था, यहाँ XL माइनस XC था। हाँ, ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल फाई है तो cos फाई आप क्या लिखेंगे? cos फाई लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी R डिवाइडेड बाई Z, यानी जो cos फाई होता है वो किसके बराबर होता है? R डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर के बराबर, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? पावर फैक्टर। क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ डाउट आना चाहिए, है डाउट होना भी चाहिए। डन? न्यूमेरिकल कैसा लगता है? न्यूमेरिकल के लिए 2 घंटे की क्लास लेना, मतलब उसमें एक्सी का वैल्यू दिया रहेगा, 2 घंटे न्यूमेरिकल कराएंगे, 2 घंटा 2 घंटे। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, जिस दिन भी खत्म होगा, मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग थोड़ा और हिम्मत धरेंगे तो आज ही निपट जाएगा। 2 छोटा छोटा टॉपिक है, एक है वॉटलेस करंट, एक है रेजोनेंस। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में वो 10-15 मिनट में वो होगा, उसके बाद जो टाइम बचेगा सब में न्यूमेरिकल। तो इसको भी कंप्लीट होने में समय है, अभी आप इसे कॉपी में, हाँ अभी समय लगेगा, अभी थोड़ा सा, अभी से ही आप एकदम मतलब ताबले मत हो जाइए। कल की क्लास माने जो अगली क्लास होगी 2 घंटे की या 1.5 घंटे की, जो भी समय आप देंगे, उसके अंदर पहला आधा घंटा समझिए 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक है वॉटलेस करंट है, एक वॉट फुल करंट, तो एक टॉपिक है, एक रेजोनेंस बोल के एक टॉपिक है। इतना करते ही थ्योरी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, वहां से स्टार्ट करते हुए प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और तमाम जितना भी है वो सब करते हुए फिर खत्म करेंगे। अब यहाँ पर आपने लिख लिया राइट, cos फाइव, हेलो, cos फाइव का 2 डेफिनेशन होता है, एक डेफिनेशन आपने देखा, सेकंड डेफिनेशन है cos फाइव को ऑल्सो डिफाइन किया गया है P एवरेज डिवाइडेड बाई IRMS इंटू VRMS। ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपने cos फाइव को देखा था यहाँ पे, तो ये जो आप लिख रहे थे वो एक्चुअली P एवरेज ही लिख रहे थे, तो P एवरेज आपने सॉल्व किया था, यहाँ से cos फाइव निकालिएगा तो P एवरेज डिवाइडेड बाई VRMS इंटू IRMS नहीं लिखिएगा, तो यही आपने यहाँ पे लिखा है। तो cos फाइव इज ऑल्सो डिफाइंड एज दिस, पावर फैक्टर जो होता है ट्रू पावर बाई एपरेंट पावर के बराबर। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये ट्रू पावर है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो ट्रू पावर बाई एपरेंट पावर, एपरेंट पावर। तो पावर फैक्टर का डेफिनेशन भी यहीं से निकल कर आता है। पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, डिफाइन कर दीजिए उसके नीचे, ये लिखने के बाद पावर फैक्टर इज द
actual power and apparent power is a virtual power. Ratio of true power and apparent power यानी virtual power. apparent power या और virtual power. virtual power ये इसका क्या है? रेशियो. इसका रेशियो. तो ये इसका डेफिनेशन. डन. लिखिए स्पेशल केसेस. लिखिए स्पेशल केस. बढ़े आगे. लिखिए स्पेशल केसेस. तो तीन ही तरह का केस आपने पढ़ा है. कौन कौन सा? आपने पहला केस क्या पढ़ा? फर्स्ट केस आपने क्या पढ़ा है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. जब आप प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या लगा हुआ है? रजिस्टर लगा हुआ है. तो cos phi का फॉर्मूला है r होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर. यहाँ देखिए ध्यान से, ये क्वांटिटी क्या हो गई? जीरो हो गई. तो आप लिख सकते हैं, बातचीत नहीं, cos phi इज इक्वल टू r होल डिवाइडेड बाई r से r क्या हो गया? कट गया. तो cos phi कितना निकल के आ गया? 1 निकल के आ गया. और cos phi 1 मतलब phi की वैल्यू कितनी हो गई? phi की वैल्यू हो गई 0. phi की वैल्यू कितनी हो गई? 0. phi becomes equal to 0. तो यहां से भी देखिए प्रूफ हो गया कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री. तो तीसरी बार एक ही चीज प्रूफ करना है. थर्ड टाइम लिख लीजिए. डन. बढ़े आगे. अब अगर ऐसा है तो आगे जब आप बढ़िएगा तो आप यहाँ पे अगली चीज क्या देख सकते हैं? आपको क्या निकल के आ गया? cos phi निकल के आ गया 0. cos phi क्या निकल के आ गया? 0 निकल के आ गया. ध्यान से देखिए, cos phi निकल के आया 1, सॉरी phi 0 आया. तो जो P एवरेज था वो किसके बराबर है? VRMS इंटू IRMS इंटू cos ऑफ phi के बराबर. आप खुद अभी सॉल्व करके निकाले हैं और ये क्वांटिटी क्या आ गई? 1 आ गई. तो यहाँ से क्या पता चला कि P एवरेज जो है वो किसके बराबर होता है? VRMS इंटू IRMS के बराबर. किसके लिए? रेजिस्टिव सर्किट. तो जब कभी भी मेरे को पावर पूछेगा फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, मैं VRMS इंटू IRMS करूंगा, मेरा आंसर आएगा. डन. और यहीं से I स्क्वायर RMS आया था ना वहां पे. अभी की जगह क्या लिख सकते हैं? IRMS इंटू R और IRMS होल स्क्वायर इंटू R. तो वहां जो पढ़े थे वो यहाँ पे जस्टिफाइड है. ये हो गया. और यहाँ से हमें पता चला कि व्हेन इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आप क्या लिख सकते हैं? क्योंकि cos phi क्या आ गया? 1 आ गया. और ये किसका रेशियो होता है? ट्रू पावर बाई एपरेंट पावर. एपरेंट पावर ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है. तो आप क्या लिख सकते हैं? फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ट्रू पावर किसके बराबर होता है? ट्रू पावर किसके बराबर होता है? एपरेंट पावर के बराबर. ट्रू पावर इज इक्वल टू हुआ फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. केस 1 समाप्त हो गया. केस 2 की ओर बढ़े. अब केस 2 क्या है? पहला केस था व्हेन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. दूसरा क्या होगा? व्हेन द सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव. अगर प्योरली इंडक्टिव हुआ तो क्या होगा? प्योरली इंडक्टिव होगा तो प्योरली इंडक्टिव हुआ तो phi का वैल्यू हो जाएगा π/2. बोलिएगा क्यों? phi इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. और आपने पढ़ा था प्योरली इंडक्टिव के लिए phi कितना हो जाता है? π/2. cos π/2 इज इक्वल टू 0. cos π/2 0. cos π/2 0 मतलब जो आपने
एवरेज निकाला था जो कि वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई के बराबर होगा। अब ये क्वांटिटी आप खुद कह रहे हैं किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो जो पी एवरेज आया था वो कितना आ गया, 0 के बराबर। याद कीजिए जब आप वहां पर डेरिवेशन कर रहे थे तो पी एवरेज कितना आया था कैपेसिटिव इंडक्टिव सर्किट के लिए, 0 आया था, याद है। Thus there is no power loss, लिख दीजिए, thus there is no power loss, thus there is no power loss in case of purely inductive circuit। डन। चले केस 3 की ओर। केस 3 ध्यान से देखिए, when the circuit is purely capacitive सर्किट क्या है, प्योरली कैपेसिटिव के केस में भी फाई जो था वो कितना था, पाई बाई 2। तो cos फाई इज cos पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2 कितना हो गया, 0। तो P एवरेज आपने फॉर्मूला भी लिखा था, PRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई, और cos फाई अभी आपने बताया किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से पता चला कि P एवरेज फॉर कैपेसिटिव सर्किट भी क्या होता है, 0। आपने इसका डेरिवेशन किया हुआ है कि आपने इसका P एवरेज क्या निकाला था। तो यहाँ से भी क्या कंक्लूड हुआ, यहाँ से भी कंक्लूड हो रहा है therefore thus there is no power loss in case of purely capacitive circuit। यानी इसमें पावर कंज्यूम होगा ही नहीं, और पावर कंज्यूम नहीं होगा तो बिल नहीं आएगा। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। पर ऐसा संभव नहीं है कि हम लोग सिर्फ कैपेसिटर या सिर्फ इंडक्टर को लगाकर काम करें, हमको रेजिस्टेंस तो लेना ही पड़ेगा, बिना उसके काम चलने वाला नहीं, डन। तो एक लास्ट पॉइंट, एक आखिरी कंक्लूजन। अब जो पावर फैक्टर पढ़े हैं उसको कंक्लूड करते हैं। तो ये 5 पॉइंट में कंक्लूड होगा। पॉइंट नंबर 1, सिर्फ रजिस्टिव सर्किट है तो उसके लिए cos फाई कितना है, 1 के बराबर। पॉइंट नंबर 2, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो उसके लिए cos फाई है जो कितना है, 0 है। पॉइंट नंबर 3, अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो उसके लिए cos फाई भी क्या है, आगे 0 है। पॉइंट नंबर 4, अगर LR सर्किट है, कैसा सर्किट है, LR सर्किट है तो cos फाई क्या आ जाएगा, cos फाई इज इक्वल टू R होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। अगर CR सर्किट है तो इसके लिए cos फाई क्या हो जाएगा, R होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। लास्ट, अगर LCR सर्किट है तो cos फाई वही है जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, R होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का।
से एक बात क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो cos फाई का रेंज है, यानी रेंज ऑफ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेंज ऑफ cos फाई क्या होता है? वो होता है 0 to 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। डन? आप बोलिए नहीं, ये टॉपिक डन। अब देख ले रहा हूँ कि अभी क्या क्या रह गया। अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है यार। ट्रांसफार्मर कहाँ पढ़ाए हैं? हाँ वही ना ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर है, वॉटलेस करंट है, रेजोनेंस है, अभी है बचा हुआ चैप्टर में, अभी चांद बाकी है। इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ट्रांसफार्मर, वॉटलेस करंट, रेजोनेंस, 3 टॉपिक 1 से सवा घंटा, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल। तो देखिए मेरे को लग रहा है कि कल की क्लास में तो यही हो जाएगा, उसके अगली क्लास में मुझे लगता है शायद मैं आपको न्यूमेरिकल करा पाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड